नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ 10 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को करेंगे संबोधित। दमन में आयोजित उद्घाटन सत्र में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे भाग। आज G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गांधीनगर में 20 देशों के बीच आपात स्थितियों की रोकथाम, सस्ते चिकित्सा उपाय समेत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग की मजबूती पर है फोकस। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाएंगे 4 करोड़वां पौधा। बारिश रुकने से सुधर रहे हैं हिमाचल के हालात। इस मानसून सीजन ने ली 328 लोगों की जान। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में करेंगे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। पंजाब के कई जिलों में भी बाढ़ का प्रकोप। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की ओर नजदीक लाने के लिए आज किए जाएंगे थ्रस्टर फायर। 23 अगस्त को होगी चांद पर लैंडिंग। और भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। फैबियानो कैरुआना से होगा सामना। तो न्यूज़ 10 में सबसे पहले बात G20 देशों के बीच हो रही कुछ अहम बैठकों की। तो भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद रहे। गांधीनगर में चल रही 20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है कुछ देर में। वहीं बैठक के दौरान संयुक्त सत्र और कई और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल नवाचार पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में अतिथि देवो भव के भारतीय दर्शन पर आधारित भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। गांधीनगर में आयोजित मेडटेक एक्सपो 2023 से इतर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य और सुरक्षा महानिदेशक सैंड्रा गिलिना के साथ बैठक को बताया सार्थक। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि बैठक में यूरोपीय संघ और भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य के महत्व सहित अन्य अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लटरबैक के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में पारंपरिक दवाओं की आपूर्ति और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा मनसुख मांडविया ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत का सहयोग करने को लेकर जर्मनी सरकार का भी आभार जताया। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने श्रीलंका के अपने समकक्ष डॉक्टर केहेलिया रामबुकिवाला के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि बैठक में श्रीलंका के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहयोग पर चर्चा की गई।
उन्होंने प्रधानमंत्री की पड़ोस पहले नीति और पड़ोसी देश के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे पहले डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सऊदी अरब के साथ बैठक में सऊदी निवेशकों को फार्मा और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल विनिर्माण और महत्वपूर्ण संस्थानों के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई है। साथ ही मनसुख मांडविया ने डिजिटल स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को G20 स्वास्थ्य ट्रैक एजेंडे में लाने के लिए सऊदी समकक्षों को धन्यवाद दिया। वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के मुख्यमंत्री ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बैठक में 5 विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ साथ स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित स्वास्थ्य भलाई और खेल जैसे विषयों को चर्चा में शामिल किया गया। इस मौके पर केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि Y20 विभिन्न देशों के युवाओं को एक मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि आज युवा अपने अपने देशों में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर और योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है, जहां युवाओं को खेलों के प्रति और साथ ही साथ किस तरह से यूथ को रीस्किल अपस्किल करके प्रशिक्षण के साथ आगे और मौके दिए जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। यूथ 20 शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के दौरे पर है। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल के दुनिया भर के सदस्यों ने BHU IIT का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सुपर कंप्यूटर के साथ लैब का जायजा लिया। खासकर इस दौरे को लेकर संस्थान के छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। IIT कंप्यूटर, BHU IIT का कंप्यूटर डिपार्टमेंट है और Y20 के जो सदस्य हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं सुपर कंप्यूटर देखने के लिए। ये यहाँ के IIT के विद्यार्थी हैं। कैसा लग रहा है ये जो आपके अतिथि आए हैं? Y20 का उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली क्या किया है कि जो फॉरेन से डेलीगेट्स आए हैं उनको हम लोग सुपर कंप्यूटर, हमारे यहाँ का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जहाँ पे परम शिवाय रखा हुआ है, और हमारे यहाँ प्रिसीजन इंजीनियरिंग हब है जहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटिंग एंड मिसाइल मतलब कि DRDO के प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और एक और दिखा रहे हैं। हाँ, वो उनको दिखा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है अपने अतिथियों का स्वागत करके? We are so happy to bring the diversity of many countries here. This is a representation of India, like we the students are representing India, so we are so happy to host them in our college. ये IIT जहाँ पे पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते हैं, ये हमारा भविष्य हैं और विदेशों में भी IIT के बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं। वो स्वागत कर रहे हैं Y20 के यूथ्स का। ये खुद भी यूथ हैं, समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है इनके अंदर। इन विदेशी जो G20 के Y20 के जो मेंबर्स आए हैं यूथ, उनका स्वागत करके। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, IIT BHU वाराणसी। और यूथ 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने वाराणसी में BHU IIT का दौरा किया। सदस्यों ने वाराणसी में सम्मेलन के आयोजन पर खुशी जताई है। Y20 के ये सदस्य हैं, ये हिमजा हैं, US से आई हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो IIT है उसमें ये लोग घूम रहे हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं, इन लोगों को उन्होंने महामना के बारे में बताया। महामना जिन्होंने स्थापना की दान मांग के लोगों से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन BHU IIT? हमजा, यू आर फ्रॉम US ना? Yes, I'm from the US. Being able to tour IIT has been a really great experience. My parents are from India. I'm part of the Indian diaspora in the US. So being able to reconnect with the motherland has been great, and to be able to tour educational institutions such as this one has been wonderful. Another member from Mexico. What is your experience in IIT BHU? Oh, it has been great. I've been loving it so far, and I think it's great to visit some educational institutions here in India. Also, I've been touring in other cities, and I think I've been loving the cultural heritage in Varanasi so far. ये लोग प्रसन्न हैं और वाराणसी में आके मैक्सिको की हैं। इन्होंने कहा कि वाराणसी को
जो इनको पसंद किया इन्होंने, अच्छा लगा। और आपको मैं बताऊं कि काशी जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, जो यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं वो इन लोगों ने देखा है और इनको अच्छा लग रहा है वाराणसी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। और देश के लिए होने वाले किसी भी आयोजन में वाराणसी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है वाराणसी में बनारस क्लब के 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजन से। ये टूर्नामेंट खासतौर पर Y20 के लिए आयोजित किया गया है। काशी जो संदेश देने का काम करता है, यहाँ पर Y20 की औपचारिक शुरुआत 18 अगस्त को होगी, जबकि ये बनारस क्लब, नाम ही इसका ऐसा है जो बनारस को रिप्रेजेंट करता है। और सच में बनारस की जो नामी गिरामी हस्तियां हैं, हर विधा से जुड़ी हुई, वो यहाँ की सदस्य हैं। बनारस क्लब Y20 के ठीक पूर्व संध्या पर बैडमिंटन का आयोजन कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे बनारस क्लब के सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक मधोक जी से। मधोक जी, ये क्या सोच के आप लोग बैडमिंटन जो Y20 के ठीक तुरंत पूर्व संध्या पे शुरू कर रहे हैं? देखिए, बनारस क्लब में बैडमिंटन बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। यहाँ के बहुत अच्छे 2 हॉल्स हैं, एयर कंडीशनड है, और यहाँ पे बनारस क्लब में जो सुविधाएं हैं, जिसमें सारे यहाँ के टॉप लोग बनारस के, टॉप ऑफिसर्स बनारस के, वो बैडमिंटन खेलते हैं। Y20 कल से शुरू होने जा रहा है और हमने ये सोचा कि Y20, क्योंकि यूथ का एक पूरे G20 के यूथ यहाँ आने वाले हैं, तो क्यों ना हम बनारस क्लब में एक ऐसा टूर्नामेंट कराएं, उनको भी निमंत्रित करें। उनको आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग, कल या परसों वो आएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेडीज़ का और जेंट्स का बराबर का योगदान है। हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारी लेडीज़ बैडमिंटन खेलती हैं, हमारे यहाँ के सारे पुरुष खेलते हैं, और इस जगह बहुत ही अच्छा एक टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। ये महिला सदस्य हैं बनारस क्लब की। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जो Y20 की शुरुआत के ठीक पूर्व संध्या पे आप लोग बैडमिंटन? ये एक अच्छा इवेंट है और बनारस क्लब में हमेशा से जो विमेंस हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है और उनको भी इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। और हमें खुशी है कि ये जो टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, यहाँ सभी बड़े उत्साह से लेडीज़ और जेंट्स और बच्चे सभी भाग ले रहे हैं। और वैसे भी ये वुमेन एम्पावरमेंट का समय है और क्रेडिट्स गोज़ टू हमारे सेक्रेटरी साहब और दीपेश और अतुल जी। इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बनारस क्लब जाना ही जाता है इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो Y20 के सदस्य आए हैं उनको ये लोग आमंत्रित करेंगे, बनारस क्लब को दिखाएंगे, बनारस से रूबरू कराएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, बनारस क्लब, वाराणसी। और आज प्रधानमंत्री गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। आज बैठक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं। गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। You get an opportunity to experience the enriching energy, culture and amiability of both Gandhinagar and Gujarat as a whole during the next few days. Excellencies, as profoundly encapsulated in the theme of India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future, the world needs a unified, inclusive leadership to resolve the challenges that we collectively face without being limited to geographical boundaries. COVID-19 highlighted the need for strengthening the health systems and underscored the need to treat every global citizen as equal. वहीं दादरा और नागर हवेली के साथ साथ दमन और दीव में आज क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के दमन पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। JP नड्डा ने दमन में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक भी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ मीडिया खबरों को भ्रामक और गलत बताया।
ये कहा गया है कि योजना के अंतर्गत अस्पताल में रोगी को भर्ती करने से 3 दिन पहले अस्पतालों को पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया को शुरू करना होता है। ये प्रक्रिया आपातकालीन स्थितियों में अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने की स्थिति से निपटने के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मामलों में मरीजों को पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया से पहले ही अस्पतालों में भर्ती कर लिया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट के उजागर किए गए 50% से अधिक मामले सरकारी अस्पतालों से जुड़े हैं। इन अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी का कोई कारण नहीं, क्योंकि इलाज में खर्च होने वाले धन की प्रतिपूर्ति अस्पताल के खातों में ही की जाती है। इलाज के दौरान मृत्यु के मामले में अस्पताल को अनिवार्य रूप से मृत्यु रिपोर्ट जमा करनी होती है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों का भंडाफोड़ करने के लिए लगातार छापेमारी का अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज सुबह जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एनआईए जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा भटिंडी इलाके में एनआईए का तलाशी अभियान जारी है और इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि छापे जो है उसकी जांच का संबंध क्या है। वक्त छोड़ से ब्रेक का। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का। दिल्ली भाजपा ने उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के खिलाफ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा। भाजपा ने इस पत्र में विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच संबंधों की सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया कि नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच रंगदारी वसूलने को लेकर हुई बातचीत का जो ऑडियो है वो लीक हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के ई फोरेंसिक ऐप में एकीकरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बीसीटी लॉन्च की। इसके साथ ही डीएफएसएल और दिल्ली पुलिस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए छेड़छाड़ रोधी तकनीक का उपयोग करने वाली देश की पहली एजेंसी बन गई। इस अवसर पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फोरेंसिक रिपोर्टिंग पारदर्शी, छेड़छाड़ मुक्त और शीघ्र होने की उम्मीद जताई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आए एक यात्री के बैग से तस्करी कर लाया जा रहा लगभग 267 ग्राम सोना बरामद किया। इस सोने को तस्कर ने अनोखे तरीके से छुपाने की कोशिश की थी। उसने सोने को बैग के नट और बोल्ट के रूप में से छुपाया था, जिसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ सेंटर में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 4 करोड़वें वृक्ष का रोपण करेंगे। साथ ही गृह मंत्री सीआरपीएफ की विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एक अन्य कार्यक्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित करेंगे। केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना के 660 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित करने के साथ साथ उद्घाटन की जा रही 660 मेगावाट इकाई परियोजना के चरण 1 को और इकाई 2 है। ऊर्जा मंत्री पावर ग्रिड के लखीसराय सबस्टेशन के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। लखीसराय में सबस्टेशन के विस्तार में लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई जिलों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा और भविष्य में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति भी आसान हो जाएगी। गुजरात के केवड़िया में आज से 2 दिन के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक शुरू हो रही है। परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। इस बैठक में समुद्री क्षेत्र की समग्र प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और सागरमाला कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विकास एजेंडे पर चर्चा होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री, तटीय राज्यों के संबंधित वरिष्ठ मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं वो भाग लेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन वर्ष 1997 में किया गया था। ये समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार संस्था है जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श में प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों का विकास सुनिश्चित करना है। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आज से 20 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। उत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध पाक विविधता का जश्न मनाना है। इस आयोजन के जरिए राज्यों के विशिष्ट व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ फूड फेस्टिवल आज से आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में भाग लेने वाले राज्यों के सदन और जो भवन है उनमें किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सेना के जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया। प्रोफेसर नरेश भटनागर की अगुवाई में वैज्ञानिकों की टीम ने स्वदेशी तकनीक से अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया, जिसका वजन वर्तमान से प्रयोग किए जा रहे जैकेट से 20 से 25% तक कम है। स्नाइपर गन के 6 बुलेट को रोक पाने में सक्षम ये दुनिया का इकलौता बुलेट प्रूफ जैकेट है। देखिए ये रिपोर्ट। में दिन रात लगे सेना के जवानों के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने शानदार पहल की है। वैज्ञानिकों ने जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का और बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। इस जैकेट का वजन वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले 20 से 25% तक कम है। आईआईटी दिल्ली स्थित डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। एक सोल्जर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है बर्फ़ में। उसके साथ उसका राशन रहेगा, उसके साथ उसका हथियार रहेंगे और उसका जैकेट भी रहेगा। तो उस जैकेट में अगर 2-2.5 किलो वज़न कम कर दिया जाए तो उसका राशन भी बढ़ सकता है, उसके हथियार भी बढ़ सकते हैं और उसका इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। वो ज़्यादा देर तक अपने स्टेमिना को बरकरार रख सकता है। जो हमारे जवान हैं उनमें इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमारे लिए पूरा देश सोच रहा है, हमारी रक्षा के लिए देश सोच रहा है और उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, हमारी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ाएगी। तो वो अगर वो पहन करके जाएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आपसे दुगना हो जाएगा। सेना द्वारा AK-47 बुलेट से बचाव के लिए जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग किया जाता है उसका वजन करीब 10.5 किलो है, जबकि आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार अभेद का वजन इससे करीब 2.5 किलो कम, महज 8.2 किलोग्राम है।
इसके अलावा इस बुलेट प्रूफ जैकेट की एक खासियत ये भी है कि ये 8 AK-47 बुलेट और 6 स्नाइपर बुलेट को रोक पाने में सक्षम है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटी है जहाँ हम कोई भी बुलेट, किसी भी स्टैंडर्ड की बुलेट हमें चाहिए, हम उसे फायर कर सकते हैं रेटेड स्पीड पे। तो इस गैस गन पे हम क्या करते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म है। ये वेस्ट वर्ल्ड का दिया हुआ प्रोडक्ट था जो सेक्रीफिशियल है, ये 200 यूरो का था, इसे हमने कम करके ला दिया है 50 रुपये पे भारतीय करेंसी में, क्योंकि ये कंज्यूमेबल है, ये एक शॉट के बाद वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ जो मेरा बुलेट है वो काम आने वाला पार्ट है, वो जाके कहाँ लगेगा, वो आपके प्रोडक्ट को लगेगा। ये वो पहला पीस है जो हमने इसी गन पे टेस्ट किया, और जब हमारी बुलेट रुकी लेवल 5 AK-47, तब हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम ये काम ठीक दिशा में कर रहे हैं। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने करीब 15 साल के रिसर्च के बाद दुनिया के सबसे प्रभावशाली बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार करने में सफलता पाई है। BIS मानकों के आधार पर अभेद का परीक्षण पूरा हो चुका है और अब ये भारतीय उद्योग जगत को तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार है। 6 स्नाइपर शॉट झेलने की क्षमता वाला ये दुनिया का पहला और सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। दुनिया के सुपर पावर देशों के पास भी 3 स्नाइपर शॉट रोकने की क्षमता वाले बुलेट प्रूफ जैकेट ही मौजूद हैं। निश्चित तौर पर देश के लिए और देश की रक्षा में लगे जवानों के लिए IIT दिल्ली का ये बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। कैमरा पर्सन S जयशंकर के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पिछले 2 दिनों से बारिश रुकने के कारण हालात बेहतर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और मंडी में राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। राज्य में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 328 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश से 72 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए रिटेंशन वॉल का निर्माण विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत करने का निर्णय लिया गया, जो अगले 6 महीनों के लिए लागू रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। उधर कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर में बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से लगातार हम इस बात को लेकर राहत मान रहे हैं कि अभी सुकून है क्योंकि मौसम ने करवट ली है, आगे के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, और जो पुनर्विकास के कार्य चल रहे हैं तमाम उन लोगों को लेकर जो राहत शिविर में है, वो किस तरह से चलाए जा रहे हैं? सामान्य से कम होगी, लेकिन 25 अगस्त के बाद एक बार फिर से मानसून जो है वो सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने जो आकलन लगाया है कि पिछले 4-5 दिनों की जो बारिश हुई थी मूसलाधार, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जनधन हानि हुई है, वो आमतौर पे जो बारिश होती थी उससे करीब 150 गुना ज्यादा बारिश हुई केवल 5 दिनों में। और पूरे मानसून सीजन में अब तक 43% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो नुकसान की एक बड़ी वजह है। हालांकि सिर्फ यही वजह नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी वजह है। जहां तक राहत और बचाव कार्य की बात है, कांगड़ा में NDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं, अन्य एजेंसियां भी हैं। NDRF की 12 टीमें राज्य में हैं, जिसमें कांगड़ा और चंबा मंडी के इलाके में ज्यादा टीमें हैं। वहां से 2500 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर या राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। राहत का जो दूसरा सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है सड़क मार्गों को ठीक करना। अभी भी राज्य में 1000 बस रूट जो हैं वो प्रभावित हैं, और बस रूट इसलिए प्रभावित है या बंद हैं क्योंकि संपर्क मार्ग जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव ने और चीफ मिनिस्टर ने जो रिव्यू मीटिंग की उसमें हाईवेज के ऊपर बहुत प्राथमिकता दी गई है। उसका एक बड़ा कारण है कि दूर दराज के इलाकों में ऐसी खबरें आई कि आवश्यक सेवाएं, खासकर जो एसेंशियल नीड है, वो नहीं पहुंच पा रही। पेट्रोल और डीजल की कुल किल्लत किन्नौर और चंबा की तरफ आने की खबर थी। तो अब ये कहा गया है कि हाईवे को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।
केंद्र की एजेंसियां मदद कर रही हैं। राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ रुपए की राशि केवल हाईवे के लिए जारी की है और कहा है कि वाहनों की आवाजाही में पेट्रोल डीजल वाले वाहन या आवश्यक खाद्य वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाए ताकि इन चीजों की कमी ना होने पाए। एक और जरूरी बात थी, हालांकि ये वक्त तो शिकायतों का नहीं है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि केंद्र सरकार सभी प्रकार से राज्य सरकार के साथ समन्वय से काम कर रही है, पर राज्य सरकार की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया कि पिछले महीने जब मानसून शुरू हुआ था तो आपदा मिशन के तहत एक सेंट्रल टीम आई थी और उसने धनराशि दी थी। हालांकि हमें अभी 2 ही किस्तें मिली हैं और हमारी कुछ एक किस्त जो है अभी और संजय, जिस तरह से आज खुद सीएम साहब दिल्ली आ रहे हैं और वो आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप की भी झड़ी लगने लगी, जिस पर साफ तौर पर सुक्खू साहब ने ये कहा कि जो बाहरी लोग हैं उन्होंने जिस तरह से निर्माण किया है वहां पर आकर, उसकी वजह से बहुत बड़ा पैमाना छोड़ा जाता है इस तरह की आपदा को लेकर। बिल्कुल, आपने और केंद्रीय मंत्री ने इस बात को दोहराया भी था कि ये वक्त नहीं है कि इस तरह की बातें की जाएं और राज्य सरकार की ओर से या ये कहें कि अलग अलग तरह से कुछ लोगों ने बयान दिए जो शायद सरकार ने कहा है कि ये हमारे आधिकारिक बयान नहीं है और ये आरोप शायद ये भी कह सकती हैं कि बहुत सी खामियां राज्य सरकार की ओर से जिन पर इशारा विशेषज्ञों ने भी किया है कि केवल बारिश से ही भूस्खलन नहीं हो जाता, आपकी तमाम सिस्टम जो काम कर रहे हैं जैसे सीवेज सिस्टम है, नदी और नाले, इनकी यहाँ भूमिका है। पहाड़ी नदी और नालों में बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं जिनको समय समय पर या उचित समय पर उनकी सफाई होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो उनके पानी तबाही मचाते हैं और अब ये सब बातें उभर कर सामने आ रही हैं, जिसका इशारा जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था कि आपकी आपदा जो रणनीति है या तैयारी है वो समुचित नहीं थी और शायद उन्होंने इसीलिए बहुत जोर देकर कहा कि आप इसे विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाइए जहां हम इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश हुई है उसके बाद बाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने की वजह से पंजाब के जो 5 जिले हैं होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए। गुरदासपुर और होशियारपुर में हालात ज़्यादा ख़राब है। यहाँ कई गांव ब्यास नदी के पानी में डूब गए। यहाँ बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतारना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर नदी का रुख बदल गया। होशियारपुर के गांव बेला ठाकरा और मंड सनूर में कच्चे बांध टूटने से पानी गाँव में घुस गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर जिले में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का निरीक्षण भी। उधर स्थानीय प्रशासन भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जालंधर के हल्का शाकोट के गांव थमुवाल में सतलुज नदी के बांध की मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से पानी गांव के अंदर घुस गया। इसके बाद फौरन ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बांध को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाई। फिलहाल अभी ज्यादा नुकसान की जानकारी नहीं आई है, लेकिन सतलुज नदी के पानी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। केंद्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली में फ्लड वॉच ऐप जारी किया। इसके जरिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कभी भी कहीं भी बाढ़ की स्थिति से जुड़ी सूचना मिल सकती है। इस पर और जानकारी के लिए CWC के अध्यक्ष से बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। CWC ने एक फ्लड वॉच करके एक ऐप लॉन्च किया है। क्या किस तरीके से काम करेगा सर ये, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो CWC के चेयरमैन हैं वो सब मौजूद हैं। सर किस तरीके से ये काम करने वाला है? ये ऐप हमने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है क्योंकि हम लोग आउटरीच करना चाहते थे बहुत पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को एक बहुत सिंपल ऐप चाहिए होती है, उनको जो जानकारी चाहिए एक क्लिक पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस तरह की ऐप जनरेट की है कि अगर आपको सिर्फ अपने नियरेस्ट हमारी साइट है, अगर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक क्लिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ पे हैं, शिमला में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, कहीं भी हैं आप इंडिया में, तो आप उस ऐप वो GPS से लोकेट करेगा आपकी लोकेशन अपने आप, और अपने आप ही आपको नियरेस्ट लोकेशन का जो है डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुई बहुत सिंपल वाली बात। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूरे स्टेट की जानकारी चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की, अपने घर परिवार जहाँ पे हैं वहाँ की जानकारी देखना चाहते हैं।
या किसी और पर्टिकुलर रिवर बेसिन में ऊपर और नीचे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो है हमने इन्फॉर्मेशन एक दूसरा बटन एक रखा है, ताकि वो लोग जो है जो थोड़ा और जानकारी गहन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसमें हमें आज की डेट में एक दिन की जो हमारी स्टिक इन्फॉर्मेशन है, एक दिन का जो हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, उसके अलावा 7 दिन तक का हम लोग एडवांस्ड फ्लड फोरकास्टिंग इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो 7 दिन तक की एक हम एडवाइजरी इशू करते हैं कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। सर ये डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, किस तरीके से होगा, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? वो हमारी जो सेंटर्स हैं, 32 सेंटर्स हैं हमारे जो रीजनल बेसिस पे हैं, वो लोग कंटिन्यूसली डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या जो भी आपदा से रिलेटेड वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उनको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। 2 बुलेटिन हम रोज़ इशू करते हैं। कंट्री की सिचुएशन देता है, जिसमें एक कंट्री की आज की स्थिति बताता है, एक 7 दिन की स्थिति बताता है। तो ये हम लोग NDRF, NDMA, इन सब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बहुत बड़ा ग्रुप है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ये जानकारी जाती है। तो ये कम्प्लीटली ये सिस्टम इज ऑटोमेटेड है। सर जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, क्या उनकी भी डिटेल्स इसमें रहेंगी? जी, इसमें फ्लड प्रोन एरिया के लिए हम लोग एक बहुत ही शीघ्र एक जानकारी की किताब लेके आ रहे हैं, बिकॉज फ्लड प्रोन एरिया जो है एक असेसमेंट बेस्ड टूल है। अभी आपने कहा कि एंड्रॉइड पे ये डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश में है, तो और लैंग्वेज में भी आए? इसको एक्सटेंड करेंगे हम, देखते हैं इसकी डिमांड। अभी हमें ऐसा लगा कि इंग्लिश और हिंदी कोई ना कोई भाषा, ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश समझता है थोड़ी बहुत, और इसलिए हमने अभी इसको किया है। प्लस ये आपको ऑडियो भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्रिंट भी है। इसके ऊपर प्रिंट भी आ रहा है, ऑडियो दोनों आ रही है केवल। तो ये थे CWC के चेयरमैन, जिनका कहना था कि जो बाढ़ की जो चेतावनी है उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा और जो जान माल का जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सके। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। बात अब चंद्रयान मिशन की। इसरो आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाएगा, यानी लैंडर को अब चांद के नजदीक लाने की प्रक्रिया होगी। ये प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इससे पहले कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग कर दिया गया था। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की रक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करता रहेगा। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन न केवल दूर दराज के आंकड़ों में पीने के पानी की समस्या का समाधान लेकर आ रहा है, ये गांव में रोजगार का मुख्य साधन भी बनकर उभर रहा है। IIM बेंगलुरु की एक रिपोर्ट के मुताबिक योजना के करीब 60 लाख लोगों को साल भर का प्रत्यक्ष और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 साल का प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन लोगों के जीवन को आसान बनाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जो देश के हर घर को नल के द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए बनाई गई। योजना को 15 अगस्त 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने लॉन्च करने की घोषणा की और 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। योजना के लागू होने के वक्त देश में 19.23 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों तक ही नल से जल की व्यवस्था थी। बचे हुए 16 करोड़ घरों तक जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू किया। बीते 4 सालों में 60% यानी 9 करोड़ 61 लाख से भी ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जोड़ा गया है। इस तरह कुल मिलाकर अब तक देश भर के कुल 12 करोड़ 85 लाख घरों में नल से जल पहुंच चुका है, यानी देश के कुल 66.80% ग्रामीण घर कवर किए गए हैं। गोवा, अंडमान और निकोबार, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब और हिमाचल ने अपने लक्ष्यों को 100% पूरा कर लिया है। वहीं लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्य अभी निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। इन सब के बीच जल जीवन मिशन से जुड़ी एक और अच्छी खबर आई है। IIM बेंगलुरु के शोध में बड़ा दावा किया गया है, जिसके तहत जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगा। Outcome essentially says that there is a lot of employment being generated apart from other
benefits of Jal Jeevan Mission, especially in terms of health benefits, education benefits, social benefits, and so on. So it can also create a huge amount of employment, both at the construction stage as well as in the O&M stage. जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के दौरान 2.2 करोड़ पर्सन आवर्स जो एम्प्लॉयमेंट होने जा रही है, और इसके साथ साथ हर साल, क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो वो भी लगभग 13 लाख घंटे पर्सन आवर्स हर साल इसमें लगेंगे। WHO ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर JJM के प्रभाव पर निष्कर्ष प्रकाशित किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि नल के पानी की आपूर्ति के 100% कवरेज के साथ 4 लाख से अधिक डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, जिससे 8 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक बचत होगी। इसी अवधि के दौरान आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की पहुँच के मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित किया गया है। ये आंकड़े न सिर्फ जल जीवन मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बता रहे हैं, बल्कि उन संभावनाओं को भी बता रहे हैं जो आने वाले समय में जल जीवन मिशन में होगी, और साथ ही साथ ये तस्दीक भी करती हैं कि जल जीवन मिशन किस तरीके से ग्रामीण अंचल में काम कर रहा है। कैमरामैन भीम के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आज 2 बड़े रिफॉर्म लागू किए, जिसके तहत अब सिम बेचने वाले डीलर्स का टेलीकॉम एजेंसी वेरिफिकेशन करेगी और साथ ही बल्क में सिम खरीदने के नियम बदले गए। इन तमाम कदमों से साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी, धोखाधड़ी करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। गलत तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रावधानों में परिवर्तन करके फ्रॉड को रोकने का काम भी किया जा रहा है। इसी साल मई महीने में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से साइबर फ्रॉड करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। संचार साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में we have detected and deactivated 52 lakh connections, 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है, और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर्ड थे। देश के आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2 और बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं। कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है, तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका IT रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉर्पोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए। सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि संचार साथी पोर्टल समेत लागू किए जा रहे अन्य रिफॉर्म से देश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और फ्रॉड रुकेगा। अब तक 52 लाख फ्रॉड करने वाले कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं, तो वहीं 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। धोखाधड़ी करने वाले 66,000 व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करने के अलावा सरकार ने 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की है। संचार साथी पोर्टल से अब तक 3 लाख चोरी के मोबाइल को ट्रेस किया जा चुका है, तो अब तक देश के कुछ इलाके जो साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात हैं, वहां कार्रवाई की गई है, जिसका सीधा फायदा लोगों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस तैयार करने में मिल रहा है। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में।
बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए के अनक्लेम डिपॉजिट्स यानी बिना दावे वाली राशि का पता लगाने के लिए आरबीआई ने उद्गम नाम से एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया। वेब पोर्टल के जरिए ग्राहकों को अपनी बिना दावे वाली राशि की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे ग्राहक राशि का दावा कर सकेंगे या फिर अपने जमा खातों को संबंधित बैंकों में चालू करा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी मासिक बुलेटिन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में गति पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई औसत रूप से केंद्रीय बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी रहेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक 2026 तक देश की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 20% से ज्यादा होने का अनुमान है। राज्य मंत्री के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 2014 में 4 से 4.5% था, जो आज 11% के स्तर पर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जून में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 20,27,000 नए सदस्य जोड़े। आंकड़ों के अनुसार युवाओं के लिए अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। जून में जोड़े गए कुल कर्मचारियों में 9,77,000 25 साल के आयु वर्ग के हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्तीय वर्ष में भारत के संगठित डेयरी उद्योग की राजस्व वृद्धि 14 से 16% रहने की उम्मीद है। क्रिसिल ने संभावना जताई है कि आने वाले समय में कच्चे दूध की सप्लाई में सुधार होगा, जिससे कीमतों में कम बढ़ोतरी होगी और मांग में इजाफा होगा। मोबाइल फोन सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही थोक में सिम कार्ड कनेक्शन देने के प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है। चना की खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार 10 लाख टन चना खुले बाजार में बेचने की योजना बना रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य समग्र खाद्य महंगाई पर भी अंकुश लगाना है। वैश्विक बैटरी स्वैपिंग कंपनी गोगोरो ने अपनी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के लिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी से स्विगी के डिलीवरी ऑपरेटर्स अपने वाहनों और डिलीवरी को ज्यादा अच्छे ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। अब मनरेगा योजना के कार्यस्थलों की निगरानी ड्रोन्स के जरिए की जाएगी। मनरेगा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में अब इस वक्त आप सुनिए प्रधानमंत्री का संबोधन वर्चुअली।